गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने फंडामेंटल्स ऑफ लॉ में लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा, आप ऑफर का मीनिंग पढ़ा था, फिर ऑफर की कुछ एसेंशियल फीचर्स थी जो थी एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो अपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। एक बार मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो अपने स्टडी मटेरियल पे आते हैं। आपको ध्यान होगा सबसे पहले अपन ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, और इसमें आपने बताया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में कि पहले तो ऑफर की डेफिनेशन कि जब कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे पर्सन के सामने सिग्निफाई करता है, एक्सप्रेस करता है, और वो भी इस इंटेंशन के साथ कि वो नेक्स्ट पर्सन भी जिसके सामने आप अपनी विलिंगनेस कर रहे हो वो भी आपको कंसेंट दे, ये चीज क्या कहलाती है? ऑफर। फिर आपने ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े। ऑफर में एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होना चाहिए। दूसरा, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी अपने लास्ट क्लास में स्टेट किया था। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट था कि ऑफर में कभी भी ऐसी कोई टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस मान ली जाए, ऐसी कभी टर्म्स कंडीशन उसमें नहीं होंगी। और फोर्थ जो पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि ऑफर का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो एक्सेप्टेंस कहाँ से होगी? ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और बिना ऑफर के यदि कोई एक्सेप्टेंस होगी तो वैलिड नहीं होगी। और इसमें अपन ने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस भी स्टडी किया था। फिर जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, कि ऑफर किसे कहते हैं और इनविटेशन टू ऑफर किसे। तो आपको बताया था ऑफर वो फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, जिसमें ऑफर देने वाले पर्सन का इंटेंशन है कि जैसे ही कोई उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा तो आप उसके द्वारा बाउंड होंगे, यानी आप उसको मानने को तैयार होंगे। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन जहां पर है वो क्या कहलाएगा? फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस जहां पर है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका ऑफर। और जहां पर आपका इंटेंशन फाइनल एक्सप्रेशन करना नहीं है, बल्कि आपका इंटेंशन है ऑफर्स इनवाइट करना, तो फिर वो ऑफर नहीं है आपका स्टेटमेंट, बल्कि आपका स्टेटमेंट क्या है? इनविटेशन टू ऑफर्स, कि आप इनविटेशन दे रहे हो ताकि लोग आपके पास ऑफर लगाएं। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर को स्टडी किया था। किन कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे आपको कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो ऑफर नहीं है बल्कि इनविटेशन फॉर ऑफर हैं, और कुछ ऑफर के एग्जांपल्स थे। फिर जो अपना टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ये भी लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा आपने स्टडी किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर था, यानी ऑफर कितने टाइप का होता है, इसमें कल आपने बताया सबसे पहले जनरल ऑफर, यानी एक ऐसा ऑफर जहां पर ऑफरी डिफाइन नहीं है, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता। जैसे आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि मेरा एक मकान है जिसको मैं एग्जैक्ट 75 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं, कोई नेगोशिएशन नहीं, 75 लाख रुपीज फिक्स है। आपने अपने मकान का डिस्क्रिप्शन दे दिया, मकान नंबर, कहाँ पर सिचुएटेड है, कितने फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है, आपने सब कुछ डिटेल न्यूज़पेपर में। अब कोई भी पर्सन आकर के एक्सेप्ट कर सकता है, आप में कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा ऑफर जिसको कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, वो होता है जनरल ऑफर, पब्लिक ऑफर बोल सकते हो आप, वो कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। चलो इसमें आपको एक केस डिस्कस करता हूँ। कल ये केस नहीं पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, मैंने आज के लिए बोल दिया था क्योंकि कल अपने पास थोड़ा सा समय लास्ट में कम बचा था। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। तो ये जो कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी है, ये कंपनी सिगरेट्स या जो दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स उनको प्रोड्यूस करती है और उनको सेल करती है। इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि यदि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने से, कि हमारी कंपनी की जो स्मोक बॉल्स हैं, यानी ये मान लो जो सिगरेट्स हैं एक तरह से, कि हमारी कंपनी की जो स्मोक बॉल्स हैं या सिगरेट्स या जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, यदि उनको यूज करने से किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक डिसीज है, जैसे मान लो आज कोविड है डिसीज है, ऐसे ही इन्फ्लुएंजा भी एक डिसीज है। तो इस कंपनी ने क्लेम किया था कि हमारी कंपनी की स्मोक बॉल यूज करने से किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और यदि कोई पर्सन ये साबित कर दे
कि हमारी कंपनी की स्मोक बॉल्स यूज करने से उसको इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी इन्फ्लुएंजा डिसीज यदि उसको हुई है, वो ये साबित कर दे, तो हमारी कंपनी उसको इनाम देने को तैयार है। ये जनरल ऑफर था कंपनी की तरफ से, किसी एक बंदे को नहीं बोला, कि कोई भी पर्सन जो हमारी कंपनी की स्मोक बॉल्स यूज करता है, यानी एक तरह से मान लो कि हमारी कंपनी की सिगरेट्स यूज करता है या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से यदि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंजा, ये एक डिसीज का नाम है, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। तो चलिए इस केस को पढ़ते हैं कि इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज़पेपर्स, कई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया कि दैट ए रिवॉर्ड ऑफ दिस अमाउंट, कि इस पर्टिकुलर अमाउंट का रिवॉर्ड वुड बी गिवन टू एनी पर्सन, कि हम इतने अमाउंट का अवार्ड देंगे किसी भी पर्सन को हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, जिसको इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी जिसको ये डिसीज हो गई, और वो भी कब, आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोलिक स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस, कि यदि कोई भी पर्सन हमारी कंपनी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्मोक बॉल्स यूज करता है और उसको यदि स्मोक बॉल्स यूज करने से इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी कंपनी उसको इतना रिवॉर्ड पे करेगी। ये कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, यानी ये कंपनी की तरफ से जनरल ऑफर था। वन लेडी, एक लेडी है जिसका नाम है मिसिज कार्लिल, तो इस मिसिज कार्लिल यूज द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी। तो मिसिज कार्लिल नाम की लेडी है, इसने कंपनी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन स्मोक बॉल्स को यूज किया, एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, और वो लेडी को इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी वो इन्फ्लुएंजा की शिकार हो गई। इस केस में फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सी कुड रिकवर द अमाउंट, वो ये जो रिवॉर्ड अमाउंट है वो कंपनी से रिकवर कर सकती है, क्योंकि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये ऑफर कौन सा था, जनरल ऑफर था, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करके कहा था कि एनी पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिखा था, कि कोई भी पर्सन यदि हमारी कंपनी की स्मोक बॉल्स यूज करने से यदि किसी को इन्फ्लुएंजा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारी कंपनी उसको रिवॉर्ड पे करेगी। बेटा ऐसा ऑफर जिसका ऑफरी कोई भी हो सकता है, यानी ऐसा ऑफर जो जनरल ऑफर है, जहां पर ऑफर देने वाले ने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया, ने बोला कि हमारे इस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो जनरल ऑफर कहलाएगा। दूसरा जो था, जो जनरल ऑफर का जस्ट अपोजिट है, वो कौन सा है, स्पेसिफिक ऑफर। जैसे मान लो अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि भाई मेरे पास एक बाइक है और ये मैं 60,000 रुपीज में तुझे सेल करना चाहता हूं, तो ऐसा कोई ऑफर जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, वो ऑफर जनरल ऑफर नहीं होगा, क्योंकि उसको स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है या वो स्पेसिफिक पर्सन ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ऐसा ऑफर जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पेसिफिक ऑफर। और ये कल आपने स्टडी किया था, इसकी थ्योरी आज फिर दोबारा पढ़ा देता हूं एक बार, कि व्हेन द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन, यदि आपने ऑफर किसी स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन को किया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया है, तो इट इज नोन एज ए स्पेसिफिक ऑफर, को स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। एंड स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन, और स्पेसिफिक ऑफर को सिर्फ वो स्पेसिफिक पर्सन ही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है। कोई दिक्कत यहां तक? तो बताइए आप, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? बेटा प्लीज बताइए, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। नो सर, शिवानी बोल रही नो सर, सब लोग यस, विधि नो प्रॉब्लम, ओके चलो ठीक है। तो ये तो था, आपने कल भी पढ़ा था इस टॉपिक को, कल भी इस टॉपिक को आपने कंटिन्यू किया था। आज जो अपनी थर्ड टाइप है उसको फिर दोबारा से पढ़ा देता हूं, काउंटर ऑफर। ध्यान देना बेटा, आज एक टर्म और भी पढ़ाऊंगा इनके साथ में, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आज अपनी टर्म है काउंटर ऑफर। अब आप बोलोगे सर एक काउंटर ऑफर क्या होता है, चलो आपको इसको समझाते हैं। ये एक अनिल नाम का पर्सन है, इसने ऑफर दिया
सुनील को। तो जो पर्सन ऑफर देगा उसको ऑफरर बोलते हो। ये टर्म्स तो अब आप जानने लग गए। जो ऑफर देगा उसको ऑफरर, और जिसको आपने ऑफर दिया उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। तो अनिल ने ऑफर दिया, जैसे वही मकान सेल वाला मान लेते हैं। अनिल का एक मकान है, अनिल ने बोला कि मैं मेरा हाउस और 60 लाख रुपीज में आपको सेल करना चाहता हूं। ये ऑफर अनिल ने दिया है, किसको दिया, सुनील को, कि मैं मेरा मकान है ये आपको सेल करना चाहता हूं और 60 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं। ऑफर सुनील को रिसीव हुआ। सुनील ने वापिस अनिल को रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया, कि मैं आपका ये मकान खरीदने को तैयार हूं, लेकिन 60 लाख में नहीं, मैं आपका ये मकान 53 लाख रुपीज में परचेज करने को तैयार। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस का एक रूल है, एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये तो काउंटर ऑफर हो गया। यानी अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं 60 लाख रुपीज में मेरा मकान सेल करना चाहता हूं। सुनील बोल रहा भाई 60 लाख में तो नहीं, 53 लाख रुपीज में मैं खरीदने को तैयार हूं, तू देख ले यदि बेचना चाहे। ये जो सुनील ने जो रिप्लाई दिया है ना वापिस, बेटा ध्यान दे, ये रिप्लाई काउंटर ऑफर है। क्योंकि ऑफर के अगेंस्ट में यदि आप कोई उस ऑफर के टर्म्स को चेंज करके नया कुछ ऑफर दे देते हो तो वो क्या कहलाएगा, वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। इसकी थ्योरी रीड आउट करते हैं, आप एक बार इसकी थ्योरी पे आना, काउंटर ऑफर वाली। काउंटर ऑफर की थ्योरी रीड आउट कर रहे हैं कि व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड का मतलब कंडीशनल, यहां पर क्वालिफाइड का मतलब क्या है, कंडीशनल। तो जब ऑफरी कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफर करता है, कुछ चेंजेस करके, कुछ वेरिएशंस करके, जब कोई पर्सन और उनकी, यानी जब एक्सेप्टेंस जिस पर्सन ने किया है वो यदि उनकी, तो डिस्टरबेंस आ रहा है। अपना अपना बेटा प्लीज ये माइक को है ना आप लोग थोड़ा म्यूट रखें, क्वेश्चंस पूछना हो तब अनम्यूट कर लिया। हाँ जी। तो काउंटर ऑफर का मतलब है कि जब ऑफरी वापिस से ऑफरर को अपनी रिप्लाई दे और ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस में, यानी ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स कंडीशन में वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस, ये जो उसने रिप्लाई दिया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा काउंटर ऑफर। क्या कहलाएगा, काउंटर ऑफर। तो ये जो सुनील का रिप्लाई देना था ये काउंटर ऑफर कहलाएगा। वो तो दिक्कत, रिपीट करना एक बार। चलो ठीक है बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। देखो काउंटर ऑफर क्या होता है, एक बार एग्जांपल के थ्रू दोबारा लेते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना आए। देखो काउंटर ऑफर में पहले तो किसी ने ऑफर दिया होगा, जैसे अपने एग्जांपल में अनिल ने ओरिजिनली ऑफर दिया सुनील को कि मैं मेरी हाउस प्रॉपर्टी आपको 60 लाख रुपीज में सेल करना चाहता हूं। तो दिस इज ओरिजिनल ऑफर। सुनील को ऑफर रिसीव हुआ। सुनील ने वापस रिप्लाई दिया अनिल को कि मैं आपका ये मकान यानी मैं आपकी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने को तैयार हूं, बट 60 लाख रुपीज में नहीं, 53 लाख रुपीज। तो ये जो सुनील ने रिप्लाई दिया है ये एक्सेप्टेंस तो है नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस में तो जैसा ऑफर की टर्म्स होते हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना होता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये काउंटर ऑफर कहलाएगा। यानी सुनील ने जो रिप्लाई दिया उस रिप्लाई को यहां पर अपन क्या बोलेंगे, काउंटर ऑफर। यानी सुनील ने वापिस से ऑफरर को क्या बोला कि मैं आपकी हाउस प्रॉपर्टी परचेज तो करने को तैयार हूं, लेकिन 60 लाख रुपीज में नहीं बल्कि 53 लाख रुपीज। तो ये जो रिप्लाई सुनील ने यहां पर दिया है, दिस रिप्लाई इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर हमेशा ऑफर ही देगा, पहली कंडीशन। ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करके देगा, ये दूसरी कंडीशन। ये दो कंडीशन जहां पूरी हो जाएंगी तो इट मींस वो काउंटर ऑफर की डेफिनेशन है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इन तीनों पॉइंट्स में जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर और काउंटर ऑफर, इन तीनों पॉइंट में किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ में आया, अरे कोई टॉपिक समझ में आया क्या, रिप्लाई दे प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। कोई टॉपिक समझ में आया हो, बोले नहीं रहे। यस सर आ गए। समझ में आ गए सभी को, ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ अब आपको एक नई टर्म पढ़ा रहा हूं जो आपकी यहाँ स्टडी मेटेरियल में नहीं लिखी लेकिन एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ध्यान से देखना उस टर्म को प्लीज। ठीक है, यहाँ आपको साइड में लिख करके बता रहा हूँ, हो सकता है कभी आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर
आप बोलोगे सर जनरल ऑफर समझ गई, स्पेसिफिक ऑफर समझ गए, काउंटर ऑफर भी समझ गए, ये क्रॉस ऑफर क्या होता है? ये नई टर्म है, एग्जाम्पल समझ लो, आप बड़े आराम से इस टॉपिक को भी समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे अपन, लेकिन है ना, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के क्या टॉपिक समझने में दिक्कत आ जाती है। तो एक अनिल नाम का पर्सन है, उसने ऑफर दिया, तो ऑफर देने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? ऑफरर। ये चीजें तो समझने लग गए अब। इसने ऑफर किसको दिया? ऑब्वियसली सुनील को ही देगा, और जिसको ऑफर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। तो अनिल ने ऑफर दिया, जैसे आज की डेट में मान लो 30 दिसंबर 2020 को अनिल ने ऑफर दिया कि मैं मेरा मकान यानी हाउस प्रॉपर्टी और सेल करना चाहता हूं, और किस रेट में? 60 लाख रुपीज। ये अनिल ने ऑफर दिया सुनील को। अभी सुनील को ये ऑफर मिला नहीं है, आज आपने पोस्ट किया है, अब आप स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो 2-3 दिन तो लगते हैं। अभी सुनील को ऑफर मिला नहीं है, ध्यान देना बेटा, सुनील को ऑफर नहीं मिला है, लेकिन सुनील ने भी अनिल को एक ऑफर दिया। एक ऑफर तो अनिल ने दिया है, यानी अनिल ने पोस्ट कर दिया, अभी वो ड्यूरिंग ट्रांजिट है, वो ऑफर लेटर अभी सुनील को रिसीव नहीं हुआ है, यानी सुनील इज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर। और सुनील ने खुद एक ऑफर दिया अनिल को कि यार मैं आपकी हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास जो मकान है वो मैं 60 लाख रुपीज में खरीदना चाहता हूं। यानी सुनील ने परचेज करने के लिए ऑफर दिया है, और वो ऑफर भी अभी रास्ते में है। यानी अनिल भी सुनील को ऑफर दे रहा है, और सुनील भी अनिल को ऑफर दे रहा है उसी प्रोडक्ट का, और लगभग टर्म्स कंडीशन बराबर है। ये क्रॉस ऑफर है, इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो एग्रीमेंट हो गया फिर, क्योंकि अनिल सेल करना चाह रहा, उसने सुनील को ऑफर दिया और सुनील ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस कहां हुई है? ये तो दो पैरेलल ऑफर हो गए। अनिल सुनील को ऑफर दे रहा है, और उसी टाइम पर सुनील अनिल को भी ऑफर दे रहा है, और दोनों ही जने ये अब अनअवेयर हैं कि उनका ऑफर एक दूसरे के ही प्रति आ रहा है। तो ये क्रॉस ऑफर कहलाएगा। काउंटर ऑफर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि काउंटर ऑफर में पहले ऑफरी को ऑफर रिसीव हो, उसके बाद में फिर वो अपना रिप्लाई दे, तो काउंटर ऑफर होता है। लेकिन ये दो ऑफर हैं, ये ऑफर क्या कहलाएंगे? ये ऑफर कहलाएंगे क्रॉस ऑफर। क्या कहलाएंगे? क्रॉस ऑफर। हाँ, ऑफर सेम ही है, लेकिन शिवानी बेटा एक चीज देखो, ऑफर सेम है, लेकिन अनिल सेल करने का ऑफर दे रहा है और सुनील परचेज करने का ऑफर दे रहा है, तो ये क्रॉस ऑफर होंगे। अब इनको एक्सेप्ट करना होगा। अब जैसे ही ये अनिल ने ऑफर दिया, सुनील को रिसीव होगा। हाँ बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना, क्रॉस ऑफर में दिवांशु, बिल्कुल क्रॉस ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी आइडेंटिकल। क्रॉस ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसमें प्राइस आपको लगभग, यानी टर्म्स कंडीशन ज्यादातर सेम मिलेंगी। देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट कंडीशन सेम मिलती है, आइडेंटिकल सिमिलर टर्म्स कंडीशन पर जब दो पर्सन अपने ऑफर्स को एक्सचेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। और क्रॉस ऑफर को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। अब यहां पर अनिल ये नहीं मान सकता कि मैंने सुनील को ऑफर दिया कि 60 लाख रुपीज में मैं मेरा मकान सेल करना चाहता हूं, और इधर सुनील का भी ऑफर मेरे पास आ गया, तो क्या मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूं? ये एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। हाँ, अनिल ने अपना ऑफर किसको दिया? सुनील को, और सुनील ने ऑफर किसको दिया? अनिल को। अब दोनों का ऑफर पेंडिंग है। अब हो सकता है सुनील एक्सेप्ट कर ले कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपका मकान खरीदने को तैयार, या अनिल एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है भाई मैं आपको मेरा मकान बेचने को तैयार हूं, तो वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्रॉस ऑफर का मतलब है जब दो पर्सन एक दूसरे को सिमिलर टर्म्स कंडीशन पर सिमिलर सब्जेक्ट का ऑफर देते हैं और अपने अपने ऑफर के बारे में वो अनअवेयर हैं, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होगी बेटा वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी क्रॉस ऑफर, क्योंकि इसका 2 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रॉस ऑफर। ये भी आपको सर लर्न रखना है कि क्रॉस ऑफर किसे कहते हैं।
तो क्रॉस ऑफर में दो पर्सन एक दूसरे को सिमिलर टर्म्स कंडीशन पर सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड, सेम सब्जेक्ट और सिमिलर टर्म्स कंडीशन पर एक दूसरे को ऑफर देते हैं और एक दूसरे के ऑफर के बारे में अनअवेयर है। अनिल को नहीं पता कि सुनील भी मुझे ऑफर दे रहा है और सुनील को भी नहीं पता कि अनिल मुझे खुद ऑफर दे रहा है, क्योंकि जब अनिल ऑफर दे रहा था तब तक अनिल को सुनील की तरफ से कोई ऑफर नहीं मिला था, और जब सुनील ऑफर दे रहा था उस टाइम तक अनिल का ऑफर भी सुनील को नहीं मिला था। तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऑफर के बारे में अनजान है और फिर अपनी तरफ से ऑफर देते हैं और बोलते ना वो कोइंसिडेंटली बोल दो आप कि दोनों की टर्म्स कंडीशन सेम मैच हो गई, तो फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ये दो सेपरेट ऑफर माने जाएंगे और इनको जो पार्टी एक्सेप्ट करेगी तभी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आती है। हाँ, यदि देखो हरीश, ये इसकी यदि अमाउंट अलग होती ना, यदि अमाउंट अलग, यानी आप ये बोल रहे हो कि सर यदि दोनों कॉन्ट्रैक्ट की या दोनों ऑफर की टर्म्स कंडीशन अलग अलग हों, ये 60 लाख रुपीज में बेच रहा है या दूसरे ऑफर में 65 लाख रुपीज हो, तो फिर क्रॉस ऑफर नहीं होंगे, फिर ये सेपरेट ऑफर होंगे, फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफर्स होंगे। आप इनको क्रॉस ऑफर की डेफिनेशन में ही नहीं लोगे बेटा। क्रॉस ऑफर की दो ही तो कंडीशन है, सिमिलर टर्म्स कंडीशन, सिमिलर सब्जेक्ट मैटर और बिटवीन द सेम पार्टीज। तीन कंडीशन जहां पूरी हो गई वहां क्रॉस ऑफर है। कंडीशन अलग है, प्राइस अलग है या अदर टर्म्स कंडीशन अलग है, तो फिर उस कंडीशन में वो क्रॉस ऑफर नहीं होगा, फिर वो सेपरेट ऑफर्स होंगे, फिर उनको अपन अलग अलग ऑफर काउंट करेंगे, जो भी एक्सेप्ट करेंगे वो एग्रीमेंट बन जाए। कोई दिक्कत यहां तक? क्रॉस ऑफर में आप लोगों को कोई दिक्कत प्लीज, या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं? अरे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूं क्या? बोल ही यस नहीं रहे। सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं। ध्यान से समझा करो, नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसा ही है जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आपको यहां पर उसको अलग से समझना होगा। तो मैं सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग लिखता हूं और कोशिश करना आप लोग बताना ही, ठीक है बेटा। एक ऑफर है स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। वैसे एक बात बताऊं, ये जनरल ऑफर की ही कैटेगरी है, बट इसको अलग से भी एक बार पढ़ लेते हैं, बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए। वैसे स्टैंडिंग ऑफर जनरल ऑफर की ही कैटेगरी में आता है, जनरल ऑफर की कैटेगरी है स्टैंडिंग ऑफर। क्या होता है स्टैंडिंग ऑफर? सुनो ध्यान से। ऐसा ऑफर जो कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ओपन रहेगा, यानी आपने जैसे बोल दिया कि मुझे मेरा मकान सेल करना है, कोई भी पर्सन इस मेरे मकान को खरीद सकता है, 5 मंथ्स का मैं टाइम दे रहा हूं, 5 महीने तक मैं वेट करूंगा, तो ये ऑफर अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओपन है। ये ऑफर क्या कहलाएगा? ये ऑफर कहलाएगा स्टैंडिंग ऑफर, यानी ऐसा ऑफर जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओपन हो, यानी एक तरह से कंटिन्यू ऑफर है। जैसे खास करके कई लोग क्या करते हैं जिनको बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करना है और वो बड़ी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं और उनको पता है कितनी क्वांटिटी एक जने के पास नहीं मिलेगी। जैसे कोई पर्सन ने ऑफर दिया कि मुझे 31 मार्च 2021 तक, यानी अगले 3 महीने में, और 10 लाख टीवी परचेज करने हैं या 10 लाख लैपटॉप परचेज करने हैं, और उसने पूरा लैपटॉप का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो बता दिया कि इस टाइप का लैपटॉप हो और मैं 10 लाख रुपीज में इस रेट पर परचेज करने को तैयार हूं, अगले 3 महीने तक जो भी मुझे बेचना चाहे बेच सकता है। अब किसी एक जने के पास तो 10 लाख लैपटॉप नहीं मिलेंगे ना, तो जैसे कोई बंदे के पास 2000 लैपटॉप है तो उसने उसको 2000 बेच दिए, कोई ने उसको 3000 बेच दिए, तो 31 मार्च तक वो परचेज करेगा। ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ओपन रहता है और उस ड्यूरेशन में जो जो उसको एक्सेप्ट करता जाएगा उनके साथ वो एग्रीमेंट बनता जाएगा। ऐसे ऑफर को बेटा क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। तो कई बार कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। तो ये दो टर्म है, क्रॉस ऑफर वो समझ गए, और स्टैंडिंग ऑफर यानी कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब है ऐसा ऑफर जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओपन हो, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन हो और उस टाइम पीरियड में जो भी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा उन सभी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। ऐसा ऑफर को आप किस नाम से जानोगे? स्टैंडिंग ऑफर। किस नाम से जानेंगे? स्टैंडिंग।
तो ये तो था अपना छोटा सा टॉपिक, ऑफर क्या होता है, ऑफर की फीचर्स पढ़ी, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ऑफर की क्लासिफिकेशन। तो जनरली आप ऑफर को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में तभी आएगी जब सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन में ऑफर तो होना चाहिए। यदि कोई ट्रांजेक्शन में ऑफर ही नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं हो सकती। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए सबसे पहले आपके पास ऑफर होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर चलो ऑफर तो हो गया, हमने ऑफर वाला पॉइंट तो पढ़ लिया, ऑफर तो है। ऑफर के बाद में जो अपनी नेक्स्ट स्टेज आती है, आपको ध्यान होगा वो नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, एक्सेप्टेंस। जैसे अभी आपने ऊपर देखा ऑफर में 2 पार्टी हैं, एक वो पार्टी जो ऑफर देगी और एक दूसरी पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है बेटा आज वो कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ऑफर की एक्सेप्टेंस कंपलसरी है तभी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आओ। तो आज आपसे क्वेश्चन यही पूछना है कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो पहले तो बेटा इसका सेक्शन याद करो, एक्सेप्टेंस कौन से सेक्शन में डिफाइन है, तो कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है तो 2B। ऑफर पहली स्टेज थी तो डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी, 2A। एक्सेप्टेंस कौन सी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है तो 2B। एक्चुअली एक्सेप्टेंस नहीं डिफाइन, आपको ध्यान है कि जब भी आप किसी पर्सन को प्रपोजल दो और वो पर्सन यदि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है, और एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही आप प्रोमिस भी बोलते हैं और एक्सेप्टेंस भी। तो चलिए सबसे पहले आज अपन एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं। तो अपने स्टडी मटेरियल पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, पढ़ चुके हैं पहले, एक बार रिवाइज करने आपके नॉलेज के लिए। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, कि जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया था, अब आप बोलोगे सर ये तो ऑफर ही हो गया, बिल्कुल सही, सिग्निफाइज हिज एसेंट, यानी जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है यदि वो पर्सन अपनी कंसेंट दे दे ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, जो प्रपोजल उसको दिया था उस प्रपोजल पर यदि वो पर्सन अपनी कंसेंट दे दे, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। एंड प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रोमिस, और जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, वो प्रोमिस बन जाता है। यानी एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा। और बेटा आपको ध्यान होगा ये जो डेफिनेशन पूरी पढ़ी है आपने, ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी है, ये जो पूरी डेफिनेशन यहां से लेकर के यहां तक पढ़ी है, डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, तो आप कभी नहीं भूलोगे ये सेक्शन 2 क्लोज सी, नहीं क्लोज बी। बेटा देखो एक्सेप्टेंस है तो सेकंड स्टेज है ना, ऑफर होता तो पहली स्टेज थी तो क्लोज ए, और एक्सेप्टेड ऑफर है तो सेकंड स्टेज हुई, और सेकंड स्टेज कौन से क्लोज में थी, बी। सी में जो आता है ना, चलो आपने बोल दिया तो बता देता हूं, 2C में आएगा बेटा प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, कि प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है, ये 2C में आएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस के बाद में आएगा ना, कि जिसने प्रोमिस किया वो प्रोमिसर और जिससे प्रोमिस किया वो प्रोमिसी। तो पहले प्रोमिस तो बने, तो पहले प्रोमिस यदि आप देखोगे तो वो 2B में है, और 2C में क्या आएगा, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। फिर 2D में आएगा कंसीडरेशन, क्योंकि यदि कंसीडरेशन ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, और यदि दोनों पार्टीज को कंसीडरेशन मिल रही है तो फिर 2E में आकर के आपकी ट्रांजेक्शन क्या बन जाती है, एग्रीमेंट। वो सीक्वेंस याद करो प्लीज, भूलो मत, आपको बताया था ना पूरा, 2A से लेकर के अपने 2E तक को कंटिन्यू 5 स्टेप्स थे और 5 स्टेप्स के कंटिन्यू सेक्शन है। तो 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्टेड प्रपोजल यानी प्रोमिस, और 2C प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, 2D कंसीडरेशन एंड 2E एग्रीमेंट। ठीक है ना, इन 5 टर्म्स को आपको लर्न रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको ध्यान है एक क्वेश्चन आता ही आता है इन 5 में से, कभी कंसीडरेशन की डेफिनेशन, कभी ऑफर की डेफिनेशन, इनके सेक्शन नंबर पूछेगा आपसे। ये 5 सेक्शन ऐसे हैं जो आपकी टिप्स पे होने चाहिए।
तो ये तो था एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कि जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया, यदि वो पर्सन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, अपनी कंसेंट दे उस प्रपोजल पर, तो फिर वो प्रपोजल क्या कहलाएगा, वो प्रपोजल एक्सेप्टेड कहलाएगा। और एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। ठीक है, चलो अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इजी पॉइंट है कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या क्या एसेंशियल्स हैं। यानी कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी, ध्यान दें प्लीज, एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी, यानी आपका ऑफर एक्सेप्टेड तभी माना जाएगा जब ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो। सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। स्पेसिफिक ऑफर में होगा ये तो, कि जिसको ऑफर दिया हो ना वो ही एक्सेप्ट करे, कोई और नहीं। अनिल ने सुनील को बोला कि भाई मैं मेरी बाइक या मैं मेरा मकान तुझे 60 लाख रुपीज में बेचना चाहता हूं। अनिल ने सुनील को ऑफर दिया है तो सुनील एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि सुनील की फैमिली में कोई और एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आपने वो सुनील को ऑफर दिया था, वो तो चलो नहीं परचेज कर रहा, लेकिन मैं उसका भैया हूं या मैं उसकी फादर हूं, मदर हूं, या फैमिली मेंबर कोई भी, कि बट मैं उसको खरीदने को तैयार हूं। नहीं, आपको तो ऑफर ही नहीं दिया था। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। लेकिन बेटा एक बात आपको ध्यान है ना, जनरल ऑफर में ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि जनरल ऑफर में तो कोई भी एक्सेप्ट कर ले। ये जो फर्स्ट कंडीशन है कहां होगी, स्पेसिफिक ऑफर में, क्योंकि स्पेसिफिक ऑफर में ही आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हो। जो जनरल ऑफर है वहां तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन या पर्सन्स फॉर हुम द ऑफर इज इंटेंटेड। यानी जिन पर्सन को आपने ऑफर दिया है सिर्फ वो पर्सन ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है कि एन ऑफर मेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय हिम अलोन। यदि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया तो वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ यदि आपने ऑफर किसी क्लास ऑफ पर्संस को दिया है, आप ये बोल देते कि भाई आप 5 लोग हो, आप पांचों में से कोई भी पर्सन मेरा मकान खरीद सकता है, इतने रुपए में मैं बेचने को तैयार। यदि आपका ऑफर किसी क्लास ऑफ पर्संस को है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को है, हाँ, तो फिर उस ग्रुप में से, उस क्लास में से कोई भी बंदा आपका ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। ध्यान दें, ऑफर वही पर्सन एक्सेप्ट करे जिसको आपने ऑफर दिया, और ये स्पेसिफिक ऑफर में होता है। और लास्ट पॉइंट जनरल ऑफर वाली है कि एन ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। यदि आपने जनरल ऑफर दिया है तो कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन व्हाटसोएवर, उसको कोई भी व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक्सेप्टेंस की पहली कंडीशन है कि जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया हो वो ही उसको एक्सेप्ट करे। सेकंड कंडीशन है बेटा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब है फाइनल एंड अनक्वालिफाइड, और अनक्वालिफाइड का मतलब है बेटा अनकंडीशनल। ठीक है, मैं ये अनक्वालिफाइड का मीनिंग लिख देता हूं क्योंकि कई बार आएगा। तो इसका मतलब होता है अनकंडीशनल, यानी विदाउट एनी कंडीशन, और अब्सोल्यूट का मतलब भी है फाइनल। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशंस। तो सेक्शन 7 बोलता है कि एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज अब्सोल्यूट। ये एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी, व्हेन इट इज अब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो वापिस भी आपने जवाब दिया हो एक्सेप्टेंस का, तो अनक्वालिफाइड हो, अब्सोल्यूट हो, और एक रीजनेबल मैनर में आपने उसको एक्सप्रेस किया हो। यानी आपने जो भी एक्सेप्टेंस है उसको या तो बाय वर्ड्स बोल करके या लिख करके उसको एक्सप्रेस किया हो। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये लाइन बड़ी ध्यान से सुनना। यदि ऑफरर ने अपने ऑफर में ये लिख दिया था कि यदि आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो तो प्लीज मुझे रिप्लाई राइटिंग में ही देना, आप ओरल एक्सेप्टेंस मत देना, राइटिंग में ही मुझे एक्सेप्टेंस देना, तो यहां पर अब ऑफरी की ड्यूटी बनती है। यदि उस ऑफर में कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा है कि आपको एक्सेप्टेंस ईमेल करना है या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है या फोन करके भी कर देना है,
यदि ऑफर में, ध्यान से सुने, यदि ऑफर की टर्म्स कंडीशन में एक्सेप्टेंस का कोई मोड प्रेस्क्राइब है, कोई मैनर प्रेस्क्राइब है, तो फिर ऑफरी की ड्यूटी बनती है कि यदि वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो रिप्लाई देगा। तो वो रिप्लाई जब दे तो उसी मोड में रिप्लाई दे जिस मोड में ऑफर के लिए मेंशन है। यानी ऑफर की टर्म्स कंडीशन में यदि रिप्लाई का मोड प्रेस्क्राइब्ड है, रिप्लाई का यानी एक्सेप्टेंस का मैनर प्रेस्क्राइब्ड है, तो फिर ऑफरी की ड्यूटी बनती है कि एक्सेप्टेंस वो उसी मैनर में करे। और इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, तो फिर उसी मैनर में इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तभी वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। तो पहली कंडीशन थी कि वो ही पर्सन एक्सेप्टेंस करे इसको ऑफर दिया गया हो। सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो अब्सोल्यूट हो, यानी फाइनल हो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो, और अनकंडीशनल, और उसी मैनर में आपने उसको एक्सेप्ट किया हो जिस मैनर में वो बोला गया। ये सेम पॉइंट आगे भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये भी बहुत जरूरी है। मान लो आपके पास ऑफर आया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस लेटर लिख के अपने ड्रॉर में रख लिया, आपने बता ही नहीं रहे आप। जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे एग्रीमेंट नहीं बनेगा सर। आपने ऑफर पसंद आया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये बात ऑफरर को बताओ तो सही कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, आप बता नहीं रहे हो। बस ऑफर लेटर मिला, ऐसे ही आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिख करके और अपने ड्रॉर में रख रखा है, सुबह से हम देख लेते हो। अरे वो कम्युनिकेट भी तो करो, आगे उस जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया उसको बताओ तो सही कि भाई मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा ना, तभी तो एग्रीमेंट होगा। देखो लिखा है कि फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, कोई एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी तो सिर्फ इट मस्ट नॉट ओनली बी मेड बाय ऑफरी, ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेंस सिर्फ ऑफरी करे, ऑफरी एक्सेप्टेंस तो करे ही करे, बट मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड बाय। तो या तो ऑफरी खुद या ऑफरी के बिहाफ पर जो भी उसका ऑथराइज बंदा है वो उसको कम्युनिकेट भी करे। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंपल्सरी, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन एग्री। पहले तो एक्सेप्ट वही पर्सन करे जिसको आपने ऑफर दिया था। सेकंड पॉइंट था एक्सेप्टेंस अब्सोल्यूट हो, अनक्वालिफाइड। थर्ड पॉइंट है यदि एक्सेप्टेंस हुई है तो वो कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी तभी ऑफर एग्जिस्टेंस, जो आपका एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऊपर कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रेस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस ईमेल करनी है या स्पीड पोस्ट वापस करनी या फोन करके भी एक्सेप्टेंस, ये किस पर डिपेंड करता है? ऑफर की टर्म्स कंडीशन पर। यदि प्रपोजल की टर्म्स कंडीशन में या ऑफर की टर्म्स कंडीशन में एक्सेप्टेंस का मोड प्रेस्क्राइब्ड है, यानी ऑफरी कैसे एक्सेप्टेंस करेगा, यदि उसका मोड प्रेस्क्राइब्ड है तो फिर ये एक्सेप्टर की ड्यूटी बनती है कि यदि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया जब वो वापस रिप्लाई करे तो उसी मोड में करे जिस मोड में ऑफर की टर्म्स कंडीशन। हाँ, यदि प्रपोजल की टर्म्स कंडीशन में एक्सेप्टेंस का कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं है, कुछ नहीं लिखा कि आपको रिप्लाई कैसे करना है, हाँ तो फिर ऑफरी के पास ऑप्शन है जो भी रीजनेबल मोड हो, ईमेल हो, जो भी रीजनेबल हो जिससे आप ये साबित कर पाओ कि हाँ मैंने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया। बेटा देखना इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं दोबारा से कि एक्सेप्टेंस शुड बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड इफ द ऑफर प्रेस्क्राइब्स नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। यदि ऑफर में कोई मोड ऑफ ये ऑफर और लिखा हुआ है, और को अपन, यदि ऑफर प्रेस्क्राइब्स नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर में कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं लिखा हुआ, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू सम यूजुअल और रीजनेबल मोड। जो भी रीजनेबल मोड है, भाई ईमेल करना आजकल रीजनेबल है, आप कोविड-19 की जैसे बात है तो पोस्ट ऑफिस का टाइम लगे, आपकी पोस्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो आप ईमेल कर दो, आप फोन कर दो। अब कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा सोशल मीडिया को भी कई जगह एविडेंस नहीं माना जाता है ना,
तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो तो वैलिड इनवैलिड, वो फिर कोर्ट में एक इश्यू बन जाएगा कि सर इसने मैसेज रीड किया नहीं किया, वो पता चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोशल मीडिया की रिप्लाई को जनरली हर जगह एविडेंस नहीं माना जाता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये थी कि एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए जिस मोड में ऑफर ने बोला है। और आगे लिखा है कि यूजुअल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या तो बाय वर्ड्स, वर्ड्स स्पोकन भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, या बाय कंडक्ट भी हो सकता है, बाय बिहेवियर। जैसे ऑफर ने आपको ऑफर दिया था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस की रिप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन जैसा ऑफर में बोला था वैसा एक्ट करने लग गए, तो अल्टीमेटली आपकी वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आपकी वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। यदि आप वैसा एक्ट परफॉर्म करने लग जाते हो जैसा ऑफर में लिखा था, तो आप रिप्लाई मत दो चाहिए, तो अपने आप पता चल गया कि अच्छा आप ऑफर मिलने के बाद ऐसा कर रहे हो, इट मीन्स आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, वो आपका कंडक्ट ही आपकी रिप्लाई हो जाएगी, और ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट होना जरूरी है, उसी मोड में कम्युनिकेट होना चाहिए जैसा ऑफर में प्रेस्क्राइब है, और यदि ऑफर में कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं है तो आप रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इजी है कि एक्सेप्टेंस आपको रीजनेबल टाइम में देना है। आपको ऑफर रिसीव हो गया, उसको रखे मत रखो ना। यदि आपको ऑफर पसंद है तो एक्सेप्टेंस का जवाब दो, ऑफर नहीं पसंद तो रिजेक्शन कर दो। कई बार तो ऑफर में टाइम पीरियड लिखा होता है कि 10 दिन में आपको जवाब देना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। जवाब नहीं दोगे तो रिजेक्ट तो अपने आप ही होगा। यदि ऑफर में कोई टाइम पीरियड लिखा है तो ऑफरी की ड्यूटी बन जाती है, जो टाइम पीरियड ऑफर में मेंशन है उतने दिन में जवाब दे। और यदि ऑफर में कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा तो फिर उस कंडीशन में रीजनेबल टाइम पीरियड में, एक रीजनेबल टाइम पीरियड में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। तो इस थ्योरी को पढ़ते हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी। यदि ऑफर में कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है तो उतने दिन में जवाब दो। इफ नो टाइम पीरियड इज स्टिपुलेटेड यानी स्पेसिफाइड, यदि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम कितना होगा ये हर केस में अलग अलग होता है, बिकॉज एन ऑफर कैन नॉट बी केप्ट ओपन इंडेफिनेटली, क्योंकि आप एक अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑफर को ओपन नहीं रख सकते। अगेन उसके बाद में कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड। आप रिप्लाई नहीं दे रहे तो कई बार ऑफर अपना ऑफर रिवोक कर लेता है यानी विड्रॉ कर लेता है, या ऑफर लैप्स हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर कैसे होगा? ऑफरर की डेथ हो गई, रीजन ऑफ या ऑफरर की डेथ हो गई और ये ऑफरी को पता चल गया, तो आपने तब तक एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर खत्म। ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी के पास ऑफर रखा है, लेकिन आपने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इस बीच में भगवान ना करे ऑफरर की डेथ हो गई और ऑफरी को पता चल गया कि हाँ उसकी डेथ हो चुकी, या ऑफरर इंसेनिटी यानी अनसाउंड माइंड का हो गया, तो भी आप एक्सेप्ट करे जाओ चाहिए, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। इसलिए ये रीजन है जिससे ऑफर लैप्स हो जाता है। ऑफर कब कब लैप्स होता है? ऑफरर की डेथ हो जाए, ऑफरर पागल हो जाए, और ये बातें ऑफरी को पता चल गई, बाद में एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो ऑफर रिवोक हो गया उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। लिखा आगे कि एक्सेप्टेंस गिवन टू अ रिवोक्ड ऑफर इज नॉट वैलिड। और रिवोक्ड ऑफर कौन से होते हैं? ऑफरर की डेथ हो जाना, ऑफरर का पागल हो जाना, और ये बातें पता होते हुए भी फिर यदि को उसको एक्सेप्ट करता है तो वो ऑफर क्या करेंगे? वो ऑफर की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। ठीक है। चलो हरीश ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर ऑफरी ऑफर एक्सेप्ट करके वापस मना कर दे। अरे हरीश बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, देखो बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। हरीश बोल रहे हैं सर एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर ले बेटा, एग्रीमेंट बन गया फिर ये, और दो पार्टी हैं, दोनों साउंड माइंड की हैं, तो ये एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है।
और जो एग्रीमेंट बेटा एनफोर्सेबल होते हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तरह से बाद में मना करने का मतलब जानते हो ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करोगे आप, जो ऑफरर है अब वो कोर्ट में जा सकता है कि सर इसने पहले मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया, हमारा तो एग्रीमेंट हो गया था, अब मैं तो इसके भरोसे रह गया, और अब सर ये उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा, कंपनसेशन मिलेगा ऑफर। तो ऑफर एक बार एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो वो खुद की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करते ही तो वो एग्रीमेंट बन गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। हरीश समझ में आया? यस सर। ठीक है, थैंक यू हरीश। अब यस का क्वेश्चन है कि सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट, बेटा लास्ट वाला पॉइंट चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। यानी रीजनेबल टाइम बोले तो ऑफर में यदि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है तो ऑफरी की यानी एक्सेप्टर की ड्यूटी बनती है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करके और उस टाइम पीरियड में जवाब दे। और यदि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड में जवाब दे। ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले जवाब दे, ऑफर के रिवोक होने से पहले पहले जवाब दे। अब आप बोलोगे सर ऑफर रिवोक, रिवोक का मतलब होता है ऑफर का कैंसिल हो जाना। अब सर ऑफर कब कब कैंसिल हो सकता है, तो ऑफर कैंसिल या तो ऑफर खुद अपना ऑफर विड्रॉ कर ले, रिप्लाई नहीं आ रही तो कई बार ऑफर खुद बोल देता है कि मैंने तो आपको जो ऑफर दिया था उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूं, तो अब आप रिप्लाई कर ही नहीं सकते। या फिर ऑफर की डेथ हो जाए, एक्सेप्टेंस से पहले ही ऑफर की डेथ हो गई और अब उस डेथ के टाइम तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो बाद में नहीं हो सकता। या ऑफर इंसेनिटी यानी ऑफर पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए और उस टाइम तक एक्सेप्टेंस हुआ नहीं था तो अब बाद में नहीं हो सकता। जो ऑफर रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती फिर। इसलिए ऑफर एक्सेप्ट करना तो जल्दी से जल्दी करो, ऑफर के रिवोक और ऑफर के कैंसिल होने से पहले करो, तभी आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। हाँ ये यहां तक कोई दिक्कत, ये समझ में आया? ठीक है, अब मनीष का क्वेश्चन आया है। मनीष बोल रहा है सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मनीष ने, और सब लोग ध्यान से सुने कि सर यदि एक्सेप्टेंस देने के बाद फिर यदि ऑफरर पागल हो जाए या ऑफरर की डेथ हो जाए, तो बेटा मनीष एक चीज ध्यान से सुनो, यदि आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो इट मींस ये एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यदि ऑफरर की डेथ हो भी गई ना तो जो भी उसके लीगल हियर्स हैं, या ऑफरर पागल हो गया तो जो भी उसके लीगल हियर्स हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को निभाएंगे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। यदि एक्सेप्टेंस ऑफरर की डेथ से पहले और ऑफरर की इंसेनिटी से पहले हो गई तो एग्रीमेंट तो बन गया बेटा। एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया ना, और यदि वो एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे तो कोई पर्सन एग्रीमेंट करेगा कि मैं मेरा मकान बेचने को तैयार हूं, कुछ एडवांस ले लिया और भगवान ना करे कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर बाउंड होते हैं कि जो एग्रीमेंट उनके उस फादर ने या जो भी पर्सन था उसने साइन किया है जो कि अनफोर्सेबल है तो उसको निभाना होगा। एक्सेप्टेंस यदि बिफोर डेथ, बिफोर अनसाउंड माइंडनेस यदि एक्सेप्टेंस दे दी मनीष बेटा, तो फिर वो एग्रीमेंट बन गया, और जो एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है आप जानते ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तो मानना ही पड़ेगा, उनके फैमिली मेंबर को मानना पड़ेगा। मनीष समझ में आया? चलो मैं मान लेता हूं कि आ गया होगा, अब आप रिप्लाई नहीं दे रहे। ठीक है, अब अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी है कि साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, कि मेयर साइलेंट इज नॉट एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो मेयर साइलेंस वाला जो पॉइंट है ये आपको कल समझाऊंगा, ठीक है? अभी अपने पास समय कम है, निखिल सर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, ये कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो इसके बहाने आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ें फर्स्ट क्वेश्चन, और आप जो बोलेंगे ना वही आंसर इसमें सही होगा। बताओ इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है? आप बोलोगे अरे सर कैसा क्वेश्चन दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर।
फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट ऑफर होगा? बेटा ध्यान देना, कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, उसका क्वेश्चन है ये। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑफर है? एक ही स्टेटमेंट होगा जो ऑफर होगा, बाकी तो इनविटेशन टू ऑफर है। रिप्लाई का वेट कर रहा हूं बेटा। यस ने रिप्लाई किया है, दिवांशु ने रिप्लाई किया है। बेटा ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। यस, अच्छा मेरी क्लास में 2 यस हैं, यस शर्मा एंड यस अग्रवाल। ओके देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको कल बताया था ना, ऐसा स्टेटमेंट जिसका ऑब्जेक्ट फर्दर ऑफर्स इनवाइट करना है, तो ऑफर नहीं होते ना। जैसे पहला पॉइंट है कि मेर, मेर का मतलब ओनली, सिर्फ क्योटेशंस देना, ये ऑफर नहीं होता। या किसी ने आपसे पूछा, इंक्वायरी की कि सर आपके प्रोडक्ट का लोएस्ट प्राइस क्या है, तो आपने एक तरह से क्योटेशन दी। सिर्फ क्योटेशन देना ऑफर नहीं होता, दोनों पॉइंट ऑफर नहीं है। एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, कि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, गुड्स की ऑक्शन होने जा रही है, नीलामी होने जा रही है, ये एडवर्टाइजमेंट करना ऑफर नहीं है। लेकिन ऑक्शन शुरू हो गई, अब उसमें जो आप बोली लगाओगे, ऑक्शन शुरू होने के बाद जो आप बिड लगाओगे ना, ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट तो इनविटेशन टू ऑफर था, लेकिन अब ऑक्शन शुरू हो गई, अब जो लोग बिड लगा रहे हैं और जो हाईएस्ट बोली लगाएगा वो मिलेगा। तो जो बिड लगाते हो ना, बिड सीन एन ऑफर, ऑफर में बिड लगाना, सॉरी किसी ऑक्शन सेल में बिड लगाना, हाँ ये ऑफर है। आरसी बेटा ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन तो सिर्फ क्योटेशंस दे रहे हो, और क्योटेशन देना ऑफर नहीं है। क्योटेशन देना तो एक इंफॉर्मेशन शेयर की है आपने, आपने सिर्फ क्योटेशन दी है। अब क्योटेशन लेने के बाद अगला बंदा हो सकता है आपको परचेज ऑर्डर दे नहीं दे, है ना। तो बेटा सिर्फ क्योटेशन शेयर करना या ओनली एडवर्टाइजमेंट करना कि हम ये चीज बेचने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ इन्विटेशन हैं। अब जो उस ऑक्शन में आकर के बिड लगाएगा ना, वो ऑफर होगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा आंसर हुआ? डी ऑप्शन। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्रॉस ऑफर, ये आपको ध्यान होगा, आपने थोड़ी सी देर पहले पढ़ा भी था क्रॉस ऑफर। तो सेकंड क्वेश्चन में आप मुझे आंसर बता दो। क्रॉस ऑफर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉस ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि क्रॉस ऑफर ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे की कोई एक्सेप्टेंस है। क्रॉस ऑफर दोनों अलग अलग ऑफर कहलाएंगे। आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट रिप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट रिप्लाई कर रहे हैं, सब ने ए रिप्लाई किया है, बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली इस आंसर को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इसका आंसर ए ही है कि देयर इज नो एक्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन और आप लोगों से शेयर करते हैं, ध्यान से पढ़ना। थर्ड क्वेश्चन, इन ए बुक डिपो, बेटा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। थर्ड एक बुक डिपो है। बुक डिपो का मतलब जैसे भाई एक बहुत बड़ी बुक शॉप है। शॉप भी क्या मतलब, एक प्लेस है जहां पर खूब सारी बुक रखी, जैसे होता है ना भाई रेलवे स्टेशन है, तो ऐसे ही बस डिपो होता है, ऐसे ही ये बुक डिपो है, यहाँ पर खूब सारी दुकानें हैं, यानी बुक्स की मंडी है ये, मान लो थोड़ा रास्ता है जयपुर वाला। और वहां पर उन लोगों ने क्या कर रखा है, एक कैटलॉग यानी एक लिस्ट चिपका रखी है कि कौन सी बुक कहां पर मिलेगी, और उस बुक का प्राइस भी वहां बता रखा है। यानी बुक कहां मिलेगी, कौन सी बुक है, उस पर्टिकुलर शॉप का नाम बता रखा है इसमें पूरा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ाता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन ए बुक डिपो ए कैटलॉग ऑफ बुक अनलिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक, उसमें ईच बुक का प्राइस एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस, और वो बुक कौन सी दुकान में मिलेगी, यानी कहां पर कौन सी स्टॉल पे मिलेगी। जैसे बुक फेयर होता है तो अलग अलग बुक स्टॉल लगी होती है ना, बुक स्टॉल नंबर 1 2 3 ऐसे हो सकता है 50-100 स्टॉल हो, यानी 50-100 दुकानें हो। तो कौन सी बुक का क्या प्राइस है
और वो बुक कौन सी दुकान पर अवेलेबल है, इसकी एक लिस्ट आपने वहां चिपका रखी। तो ये क्या कहलाएगा? ऑफर तो ये होगा नहीं, ठीक है, ऑफर तो ये होगा नहीं। तो इन चार में से बताओ क्या कहलाएगा? ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए ना? ए ऑप्शन होगा एन इनविटेशन An invitation to offer. देखो बेटा, बिल्कुल, मैं भी आपकी जगह होता ना तो इसको इनविटेशन टू ऑफर ही बोलता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है? बेटा ये इनविटेशन तो है, ये तो पक्का है, लेकिन ये इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप है। यानी इनविटेशन टू ऑफर से भी पहले क्या बन गया? ये इनविटेशन है कि आप बुक शॉप को विजिट करो। से मैं पहले बोला था, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप है, क्योंकि ये किसी बुक शॉप के बाहर नहीं है, ये बुक डिपो के बाहर है। यानी जहां पर खूब सारी शॉप है उस प्लेस के बाहर में, तो हर बुक का कि कौन सी शॉप पर मिलेगी और किस प्राइस पर मिलेगी। तो इनविटेशन तो है, लेकिन बेटा इनविटेशन किस चीज का है? ये टू विजिट द बुक शॉप। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और शायद कई बच्चों ने इसको इनविटेशन टू ऑफर आंसर किया होगा, तो गलत हुआ। समझ में आया? अरे बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन और है। बेटा फोर्थ क्वेश्चन और बिल्कुल सेम है, लेकिन लैंग्वेज में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा।